हेलो साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल RMPV एजुकेशन पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस रिवीजन क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार आप सभी क्लास को शेयर करें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। इससे पहले आप सबके लिए दो रिवीजन क्लास करा चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे हैं तो उसे भी अवश्य देखें। और आज की इस क्लास में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने शामिल किया है। तो जिनका आज एग्जाम होने वाला है या फिर आज के बाद ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, तो ये सभी क्वेश्चन आप सबको पढ़कर जाना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जो भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, अब आप सब एक बार शेयर करें, बाकी बच्चों तक भी क्लास को पहुँचाना है। और इसी क्लास में आप सबको थोड़ा सा ही बताना चाहेंगे कि जो साथी ट्रिपल सी का एग्ज़ाम जनवरी में देने वाले हैं, यानी जिनका एग्ज़ाम जनवरी मंथ में है, तो आप सभी के लिए जनवरी के लिए हमने फतेह बैच 1.0 लॉन्च किया है अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये ट्रिपल सी का एक कंप्लीट बैच है जहां पर बिल्कुल जीरो से लेकर आपको और एडवांस लेवल तक सारा कुछ पढ़ाया जाता है। यानी कंप्लीट कोर्स हम यहाँ पर कराते हैं, जिसमें थ्योरी क्लास होते हैं, MCQ क्लास होते हैं, ई बुक्स आपको मिलेंगे, क्लास टेस्ट यहाँ पर होंगे समय समय पर, और सभी क्लास आपके बाइलिंगुअल रहते हैं। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच अभी होगा 399 का, बट आप जब भी इसको बाय करें तो D/10 कूपन अप्लाई कर लीजिएगा। जैसे ही अप्लाई करते हैं तो 10% आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना है, ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आज का सबसे पहला सवाल है, निम्न में कौन सा एक एजुकेशनल वेब डोमेन है? कौन सा एक एजुकेशनल वेब डोमेन है या एजुकेशन के लिए कौन सा डोमेन है, ऐसा आपसे पूछा गया है। तो आंसर बताइए जरा, इसमें क्या होगा। सही जवाब आपको करना है कमेंट बॉक्स में। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, जो भी क्लास में प्रेजेंट हैं आप सभी को गुड मॉर्निंग। देखो, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के फील्ड में मोस्टली आपने देखा होगा .edu लगा होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। .edu है ना, ये एजुकेशनल को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर C आपका हो जाएगा। .com होता है कॉमर्शियल के लिए, जो बिजनेस साइटें होती हैं उसमें .com लगा होता है। .org होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोई संगठन है, कोई NGO है, तो आपने देखा होगा उसमें क्या होता है .org लगा होता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। और .in जो है एक कंट्री डोमेन है, ये इंडिया के लिए .in यूज़ करते हैं। और .edu ये एजुकेशनल डोमेन है, ठीक है। अगला सवाल है, एक्सेल या कैल्क में एक कॉलम से दूसरे कॉलम में कैसे जाते हैं? एक्सेल या कैल्क में आप हैं और एक कॉलम से दूसरे कॉलम में आपको जाना है, तो कैसे जाते हैं, ये पूछा है आपसे। गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग जो क्लास में आ रहे हैं। और आप एक बार शेयर करो, बाकी बच्चों तक भी क्लास को पहुंचाइएगा, ठीक है ना। तो सभी को शेयर कर देना है। चलिए, यहां पर क्या हो जाएगा आपका, देखो भाई, यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन C। आप टैब की भी प्रेस कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप राइट एरो की भी प्रेस कर सकते हैं। तो टैब दबा लोगे तब भी आप नेक्स्ट कॉलम में चले जाओगे या नेक्स्ट सेल में चले जाओगे, और टैब दबाने से भी चले जाओगे। याद रखना है, यहाँ पे एक कॉलम से दूसरे कॉलम की बात की गई है, एक सेल से दूसरे सेल की बात की जाएगी, तब भी आप यही करेंगे। एक वर्ड को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की, मतलब एक पूरा वर्ड, जैसे इतना वर्ड है, एक वर्ड लिखा हुआ है, शॉर्टकट लिखा हुआ है, ये पूरा एक ही बार में सेलेक्ट हो जाए, ऐसा शॉर्टकट की बता दीजिए जिससे पूरा वर्ड एक बार में सेलेक्ट हो जाए। ये आपसे पूछा है। करो फटाफट से आंसर यहाँ पे, क्वेश्चन थर्ड। और जब भी आप आंसर भेजा करें तो क्वेश्चन नंबर डाल दिया करें, ताकि मुझे भी समझ आए कि आपने किस प्रश्न का आंसर भेजा है। आंसर जब भी आप करें तो क्वेश्चन नंबर डाल दिया करें। F8 बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर आपने F8 सेलेक्ट किया है, यानी ऑप्शन B यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। F8 आपका सही हो जाएगा। आपका कर्सर यहाँ पे है, आपने F8 दबाया तो ये पूरा ही वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। F8 दबाने से क्या होता है, पूरा वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। तो शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट थी, याद रखना है। सिम का पूरा नाम क्या होता है? सिम का फुल फॉर्म आपको बताना है। बताइए, सिम का मतलब क्या होता है, सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन सा इसमें राइट आंसर बनेगा। सिम की बात की जाए तो यहां दिया है, अच्छा ठीक है, यहां ट्रू फॉल्स में पूछा है, यहां दिया है सब्सक्राइबर
आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। तो बिल्कुल सही है, यही हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट है, ट्रू हो जाएगा। याद रखना है फुल फॉर्म, ठीक है सभी बच्चों को। अगला सवाल है, ट्विटर में अधिकतम ट्वीट कैरेक्टर की संख्या कितनी होती है? ट्विटर में अधिकतम ट्वीट कैरेक्टर की संख्या कितनी होती है, ये आपसे पूछा है। तो अगर हम ट्विटर में ट्वीट कैरेक्टर की संख्या देखें कि भाई कितने कैरेक्टर हम ट्वीट कर सकते हैं, तो अब हो गई ये संख्या 10,000, 10,000 हो गई ये संख्या, है ना, 10,000 ट्वीट कर सकते हैं। याद रखना है ट्विटर जो है आपका, इसका नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया है, अब इसको एक्स बोल दिया गया है, ठीक है ना। तो अब ट्विटर को एक्स के नाम से जाना जाता है, ये बात भी आपको याद रखना है। ट्विटर को माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से भी जानते हैं। जीएसटी इंटरनेट बैंकिंग का पार्ट है, ट्रू फॉल्स में जवाब पूछा है आपसे, तो बताइए जरा, जीएसटी इंटरनेट बैंकिंग का पार्ट है, यस या नो, क्या होगा इसमें राइट आंसर? ऐसे कितने साथी हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जो क्लास में प्रेजेंट हैं जिनका एग्ज़ाम नवंबर में ना होकर के दिसंबर में या फिर जनवरी में है? ज़रा बताइए मुझे, जिनका एग्ज़ाम दिसंबर में या फिर जनवरी 2024 में है। ठीक है ना। तो एक बार आप अपना एग्जामिनेशन मंथ लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर मेरा एग्ज़ाम दिसंबर में है या मेरा एग्ज़ाम जनवरी में है, और जो अभी नवंबर में दे रहे हैं तो ठीक ही है। तो एक बार आप कंफर्म करें कितने ऐसे साथी यहाँ प्रेजेंट हैं जो दिसंबर या जनवरी में एग्जाम देंगे। जीएसटी इंटरनेट बैंकिंग का पार्ट है, क्या करोगे? ऑप्शन बी हो जाएगा, फॉल्स करना पड़ेगा। ठीक है ना, फॉल्स करना पड़ेगा, ऑप्शन बी, जीएसटी इंटरनेट बैंकिंग का पार्ट नहीं है, याद रखना है। और जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, हो सकता है ऐसा कुछ आ जाए एग्जाम में। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, तो फुल फॉर्म भी याद रखना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला सवाल देखो, कह रहे हैं कैसे मेमोरी का इस्तेमाल होता है, क्यों होता है? परमानेंट स्टोरेज के लिए होता है, टू रिमूव द स्पीड बैरियर, स्पीड बैरियर को हटाने के लिए होता है, फॉर इंपॉर्टेंट डेटा, या इसमें से कोई नहीं। तो कैसे मेमोरी का यूज क्यों होता है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, जरा आंसर दो। जयंत तिवारी कह रहे सर आज ही मेरा पेपर है, चलिए शुभकामनाएं आपको जयंत जी, अच्छा ही होगा आपका पेपर, है ना, बस रिवाइज करके जाएं अच्छे से। वेरी गुड, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बिल्कुल सही जवाब दिया है सर, मुझे शुरू से पढ़ना है, क्या करूं? आकाश झा, बिल्कुल देखो स्टार्टिंग से भी पढ़ेंगे। अगर आपका एग्जाम दिसंबर या जनवरी में है तो हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारा एक एप्लीकेशन है और हम अपने एप्लीकेशन में बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर आप सबको कंप्लीट कोर्स कराते हैं, जिसमें बाकायदा एक सीक्वेंस में सारे क्लास आप पढ़ते हैं। तो आप CCC वाईफाई स्टडी का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पर अपना बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। 3 माह के लिए बैच होगा, आराम से आप उसमें अपना तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। उस बैच के अलावा फिर कुछ भी अलग से आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं कितने बच्चों ने सही जवाब किया है। 7 का कुछ ने कहा सर सी होगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट डाटा इसमें रखते हैं। क्रिकेट विद शुभम कह रहे हैं ना 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 ना, यहाँ पर क्या होगा ना, ये क्या करता है भैया, ये आपके ना स्पीड बैरियर को हटा देगा। स्पीड बैरियर हटाने का मतलब क्या है, कैसे मेमोरी का जो इस्तेमाल हमारे कंप्यूटर में होता है वो बेसिकली क्यों होता है, यही तो सवाल आपसे पूछा गया है। तो जब भी हम डेटा एक्सेस करते हैं, जब भी हमारा प्रोसेसर डेटा प्रोसेसिंग करता है, वो डेटा हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से कहाँ पहुँचता है, रैम में पहुँचता है ना। और रैम से वो डेटा कैश मेमोरी में होते हुए कहाँ पहुँचता है, आपके प्रोसेसर के पास पहुँचता है जहाँ पर प्रोसेसिंग होती है। अब जो आपका कैशे मेमोरी है क्या करता है, जो डेटा रैम से होते हुए कैश से होते हुए प्रोसेसिंग पर पहुंचा, ये कैश मेमोरी अपने पास उस डेटा की एक कॉपी क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। अब अगर प्रोसेसर को इस डेटा की दोबारा से आवश्यकता होती है, आप दोबारा से इस पर काम करते हैं, तो प्रोसेसर को रैम तक जाना नहीं पड़ेगा, वो कैश मेमोरी से ही डेटा को फेच कर लेगा, मीन उठा लेगा। यानी अब इसको रैम तक नहीं जाना पड़ेगा, इसको कैसे ही डेटा मिल जाएगा, तो ये डेटा जल्दी मिल जाएगा, कंप्यूटर का रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाएगा, कंप्यूटर फास्ट काम करेगा, समझ रहे हो। तो स्पीड बैरियर को क्या करेगा, कम कर देगा, यानी हमारा सिस्टम स्पीड में काम करेगा, जल्दी काम करेगा, समझ रहे हो। तो इसलिए कैश मेमोरी होता है।
आपने अगर हमारा जो कोर्स लिया है और थ्योरी क्लास अगर पढ़ा होगा तो बहुत ही विस्तार से हमने पढ़ाया है कि कैश मेमोरी क्या होता है, कैश कितने टाइप का होता है ना, L1 होता है, L2 होता है, L3 प्लस ये क्या होते हैं, इसकी कितनी स्पीड होती है, सारा कुछ हमने थ्योरी के कॉन्सेप्ट में पढ़ाया है। तो अगर आप थ्योरेटिकल पढ़ते हैं तो हर एक पॉइंट पर आपका ध्यान जाएगा और हर एक पॉइंट आपके दिमाग में आएगा कि हाँ भाई इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कैसे भी पढ़ें। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार कितना कर सकते हैं बोलिए लिब्रे ऑफिस में अधिकतम फॉन्ट आकार कितना कर सकते हैं? अधिकतम फॉन्ट साइज हम लोग कर सकते हैं 999.9 कर सकते हैं, अथवा 1000 भी हम लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक, अब जैसा भी ऑप्शन में हो आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा। ये अधिकतम किया जा सकता है। वैसे आपका ड्रॉप डाउन में कितना होता है? 96 होता है, और मिनिमम कितना होता है? 6 होता है। मिनिमम 6 और अधिकतम 96 होता है। लेकिन आप कर सकते हैं अधिकतम 999.9 और मिनिमम 2 कर सकते हैं। पेज ब्रेक करने की कौन सी शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल करते हैं पेज को ब्रेक करने के लिए? तो भाई अगर हम पेज ब्रेक करने की बात करें तो कैसे कर सकते हैं? पेज ब्रेक करने के लिए कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल एंटर आप दबा सकते हैं। क्वेश्चन 10 है, लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ट्रू एंड फॉल्स में आपको बताना है। बताओ, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सर हम CCC कर रहे हैं तो मुझे लिब्रे ऑफिस पढ़ना है या MS वर्ड पढ़ना है। अब आपने अगर यही तय नहीं कर पाया है कि आपको MS वर्ड पढ़ना है या लिब्रे ऑफिस पढ़ना है ना। चलो यहाँ पे आपने कमेंट कर दिया, ठीक है बता देंगे अभी आपको। अगर आपकी कमेंट पर हम ध्यान ना दे पाते या ना हम बताते तो आप नहीं सोचते हैं अपने आप कभी कि मुझे मेरा सिलेबस क्या है। हमारा उद्देश्य समझो। हम देखो, हम ये चाहते हैं ना कि आप लोग जब किसी भी एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो ये क्यों नहीं सोचते हैं कि मुझे क्या पढ़ना है, क्यों नहीं उसका ऑथेंटिक सिलेबस डाउनलोड करते हैं, क्यों किसी के भरोसे बैठते हैं नहीं तुम बता दो क्या पढ़ा जाएगा, तुम बता दो। कोई कुछ भी बता सकता है ना। तो आपको हमने तो कई बार ये देखा है कि आज के डेट में भी लोग सिलेबस पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं CCC का। तो जो CCC करवाता है संस्थान NIELIT नाइलेट, आप इसकी वेबसाइट पे जाके ऑफिशियल सिलेबस को डाउनलोड करो, उसको समझो कि मेरा सिलेबस एक्चुअल में क्या है, उसमें देखो लिब्रे ऑफिस है क्या है, वही पढ़ना पड़ेगा आपको। तो आप लोग इससे दूर भागते हैं, ये देखते ही नहीं हैं। जो नाइलेट की वेबसाइट पे सिलेबस है वो नहीं देखते हैं और इधर उधर से जो बता देगा वही पढ़ेंगे। कोई कह देगा जीके पढ़ लो तो आप जीके पढ़ना शुरू कर देते हैं और फिर वही नुकसान आपके लिए हो जाता है। किसी की बात पे ज़्यादा भरोसा मत करो, अपना सिलेबस को डाउनलोड करो। नाइलेट की वेबसाइट पे जाके सिलेबस मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करो। फिर वो सिलेबस जहाँ भी मिल जाए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरे साथ मेरे यहाँ पढ़ लो, है ना, यहाँ पढ़ाई करो। फिर वो सिलेबस जहाँ अच्छा कोई पढ़ाता हो वहाँ पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको अपना सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना है। सिलेबस से भटक गए तो मेहनत बेकार चली जाएगी। लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ट्रू फॉल्स में पूछा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल सही है। देखो लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के वर्क के लिए होते हैं। वो चाहे MS वर्ड हो, चाहे MS एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, चाहे लिब्रे ऑफिस राइटर हो, कैल्क हो, इम्प्रेस हो, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जहाँ पर यूजर काम करता है। तो ऐसे ही हमारा लिब्रे ऑफिस भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दूसरा, लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स भी है। ओपन सोर्स का मतलब होता है जो हमें फ्री में मिल जाए, तो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी होता है, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर कंट्रोल प्लस एंड से लिब्रे ऑफिस में पेज के सबसे नीचे जा सकते हैं। कंट्रोल और एंड दबाकर हम पेज के सबसे बॉटम में जा सकते हैं। तो आप अपने डॉक्यूमेंट में जब होते हैं और आप क्या करते हैं, कंट्रोल दबा लेते हैं, साथ में आपको एंड की प्रेस करना है। तो क्या होगा, आप जैसे ही कंट्रोल के साथ में एंड बटन प्रेस करते हैं तो आप कहाँ जाएंगे? सबसे बॉटम में चले जाएंगे, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन पहला यानी राइट है, ट्रू हो जाएगा। आप कंट्रोल के साथ एंड दबाएंगे तो कहाँ जाएंगे? बॉटम में, पेज के सबसे नीचे। और पेज के सबसे टॉप पे जाना है तो कंट्रोल के साथ में होम की प्रेस कर लेना है। ऐसे में सबसे टॉप पर आप चले जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? राइटर में नंबर लिस्ट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आप नंबर लिस्ट को कैसे डाल सकते हैं? आप नंबर लिस्ट को कैसे डाल सकते हैं?
चलिए प्रदीप जी, प्रदीप साहनी करे सर आज मेरा एग्जाम है। जिनका भी एग्जाम आज है, आप सबको हमारी तरफ से वेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव में जाके और अपना एग्जाम दीजिएगा, है ना। तो पॉजिटिव माइंड के साथ आपको अपना एग्जाम देना है। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है। जो आता है वो करेंगे, जो नहीं आता है उसको भी करके आना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। F12 से हम क्या कर सकते हैं, नंबर लिस्ट इंसर्ट कर सकते हैं। नंबर लिस्ट कैसी होती है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, या A हो गया, B हो गया, C हो गया। ऐसे लिस्ट को हम इंसर्ट करने के लिए F12 प्रेस करते हैं। और शिफ्ट F12, ये भी देख लो, शिफ्ट के साथ में F12 से क्या होगा, बुलेट लिस्ट आएगी। ऐसे बुलेट पॉइंट आ जाते हैं, ये बुलेट पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं शिफ्ट F12 से। दोनों बातें याद रखना है। लिब्रो ऑफिस राइटर में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन क्या बनेगा। अगर आपने राइटर में किसी फाइल को सेव किया तो उसका एक्सटेंशन क्या बनेगा। बोलिएगा। अगर हम राइटर में फाइल को सेव करते हैं, उसका एक्सटेंशन बनता है ODT, ऑप्शन सी। क्या बनता है, देखो यहाँ ODT, ये हो गया राइटर में। जब आप सेव करोगे तब एक्सटेंशन बनेगा। अगर कैल्क में पूछ लेता है तो ODS, ये कैल्क में एक्सटेंशन बनेगा। अगर प्रेजेंटेशन में पूछ लेता है तो ODP। ये लो, ये आपका राइटर का है, ये आपका कैल्क का है, और ये आपका इम्प्रेस का है। क्योंकि लिब्रो ऑफिस में जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है वो इम्प्रेस है, तो ये तीनों के हमने आपको समझा दिए हैं। राइटर में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस मेनू में जाएंगे। भाई चार्ट अगर डालना है तो चार्ट को अप्लाई करने के लिए कौन से मेनू में जाना पड़ेगा, किस मेनू में जाके चार्ट को डाल सकते हैं। तो आप लोगों ने लिब्रो ऑफिस में मेनू पढ़े होंगे, फाइल मेनू, एडिट मेनू, है ना। तो हर मेनू के अंदर क्या होते हैं, कुछ कमांड होते हैं। तो वही ये कह रहे हैं कि भाई ये बता दो, जब आप चार्ट को डालोगे तो चार्ट इंसर्ट करने वाला कमांड किस मेनू में मिलेगा ये पूछा है। तो आपने कहा सर इंसर्ट मेनू में हमने पढ़ा है, हम इंसर्ट मेनू में क्लिक करेंगे और इंसर्ट मेनू में क्लिक करने के बाद चार्ट को अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, हाँ, इंसर्ट मेनू आपका राइट आंसर है। ये मेनू पढ़ना जरूरी है। राइटर, कैल्क, इम्प्रेस सबके मेनू पढ़ लीजिएगा कि इसमें क्या क्या आता है। राइटर में मेल मर्ज विजार्ड किस टैब में होता है। राइटर में मेल मर्ज विजार्ड, तो कमांड होती है मेल मर्ज विजार्ड की, ये कौन से मेनू में मिलता है। भाई आप लोगों ने लाइक में आज बहुत कंजूसी की है। 20 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने लाइक किया हुआ है, और अभी 53 बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, लाइव हैं। सो प्लीज़ सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक करें। जो शेष बचे हुए हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया है, आपको भी लाइक का बटन प्रेस कर देना है। तो आप लोग भूल जाते हैं, मुझे कहना पड़ता है। सो एक बार आप सभी को लाइक कर देना है क्लास को, और शेयर नहीं किया है तो आपको अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना है, जिनका आगे CCC का एग्जाम होने वाला है। ठीक है ना, चलिएगा। देखो यहाँ पे राइटर में मेल मर्ज विजार्ड कौन से टैब में होता है, तो ये हो जाएगा टूल्स मेनू। सही जवाब क्या हो जाएगा, टूल्स मेनू हो जाएगा। टूल्स मेनू में क्या होता है, मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो क्या रखना याद, आपको टूल्स मेनू याद रखना है। लिब्रो ऑफिस में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। 16 में पूछा है आपसे, आप कमेंट कैसे डाल सकते हैं। भाई किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में, टेक्स्ट में, वर्ड में कोई कमेंट ऐड करना है, कोई कमेंट ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, कैसे डाल सकते हो। चलिए धन्यवाद लाइक करने के लिए, थैंक यू आपको। बाकी सबको कर देना है। देखो यहाँ पे अगर हम कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो कंट्रोल ऑल्ट और सी दबाना पड़ेगा। कमेंट डालने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ऑल्ट और सी। अगला सवाल, लिब्रो ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रेस करोगे। टेबल कैसे इंसर्ट कर सकते हो ये आपको बताना है, बताइए। तो टेबल डालने की शॉर्टकट की होती है ना, और मेनू भी होता है। शॉर्टकट है और मेनू है, तो शॉर्टकट भी बताना है और आपका मेनू भी बताना है कि कौन सा मेनू होता है टेबल को डालने के लिए लिब्रो ऑफिस राइटर में। ऑप्शन हमारा यहाँ पहला ही करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल F12। और मेनू की बात की जाए तो बेटा क्या होगा, टेबल मेनू होगा। कौन सा मेनू होगा, टेबल मेनू, क्योंकि हमें टेबल मेनू अलग से दिया जाता है, वहां पे क्लिक करके हम टेबल को डाल सकते हैं। और शॉर्टकट की कंट्रोल F12 हमारी हो गई है। जब हम टेबल डालते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो रोज की संख्या होती है वो 2 होती है, एंड कॉलम की संख्या भी 2 होती है। तो 2 कॉलम एंड 2 रो हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं, बाकी हम जितना हमें ज़रूरत है उसके हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं।
लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम 700% होता है, 700% होता है। यस या नो, ट्रू फॉल्स में पूछा है आपसे। क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम 700% होता है? सही जवाब कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे लिखेंगे। सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए, शुभकामनाएं नितिन वर्मा जी, आपका आज एग्जाम है, हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका एग्जाम बहुत शानदार होगा और जैसा भी हो एग्जाम देने के बाद आप सभी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और अपने क्वेश्चन जो भी आपको एग्जाम में याद रहे उन प्रश्नों को अपने नाम के साथ अवश्य भेजें ताकि वो प्रश्न हम अपनी क्लास में शामिल कर पाएं। ठीक है ना? यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फॉल्स है। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम होता है 600%, ना कि 700, और मिनिमम होता है 20%। दोनों बातें याद रखना है, ये मिनिमम हो गया और ये आपका मैक्सिमम हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला क्या पूछा है? देखो, थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। पूछा है निम्नलिखित में से किसे उस क्षण के बीच के अंतराल के रूप में जाना जाता है जब कंप्यूटर डिस्क सिस्टम से प्राथमिक भंडारण में डेटा के हस्तांतरण के लिए अनुरोध करता है और जब ऑपरेशन पूरा हो जाता है तो उस क्षण को हम क्या कहते हैं? उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? ये सवाल आपसे पूछा है। करो आंसर। दिसंबर का एडमिट कार्ड कब आएगा? देखो बेटा, दिसंबर का एडमिट कार्ड संभवतः दिसंबर के फर्स्ट वीक में आएगा। जहां तक मुझे लगता है दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड आएगा और वही 10, 11, 12 दिसंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूं ये बिल्कुल सत्य नहीं है। ऐसा नहीं कि ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं भी हो सकता है ना? एक अनुमान के हिसाब से, हम अपने आइडिया के हिसाब से आपको बता रहे हैं। तो ये डेट आगे पीछे भी हो सकती है और जो मैंने कहा कि फर्स्ट वीक में आएगा ये भी आगे पीछे हो सकता है। ठीक, तो सही यही रहेगा कि आप अपडेटेड रहें, आप चेक करते रहें कि कब आएगा या कब नहीं आएगा। तो यहाँ पर डिस्क यूटिलाइजेशन टाइम है, ड्राइव यूटिलाइजेशन टाइम है, यहाँ पे हो जाएगा डिस्क एक्सेस टाइम। क्या हो जाएगा? डिस्क एक्सेस टाइम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 में क्या पूछा है आपसे? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? भाई इसमें एक ऐसा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी सब हैं। एक ऐसा है जो नहीं है, बाकी सब हैं। सर जी प्लीज बता दीजिए कि जीके जीएस भी आ रहा है एग्जाम में। अंजलि पाठक का ये सवाल है। नहीं नहीं, देखो जीके जीएस जैसा आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है वैसा नहीं आता है। ठीक है ना? अब होता क्या है, जैसे कंप्यूटर हिस्ट्री है, समझ रहे हो? कंप्यूटर हिस्ट्री की बात करें तो ये क्या है? कंप्यूटर इतिहास है पुराना। भाई कंप्यूटर कैसे बना, कब बना, बहुत सारी चीज़ें हैं, जनरेशन से बहुत से सवाल, तो ये तो आएगा ही आएगा। अब जीके जीएस आप ऐसा मत समझना कि जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, जैसे आप एसएससी का पेपर देने गए, सीजीएल का पेपर देने गए, है ना, अदर बहुत सारे एग्जाम होते हैं उनका पेपर देने गए, तो वैसा आता है वैसा नहीं आता है। ट्रिपल सी है, ये कंप्यूटर का कोर्स है, कंप्यूटर से रिलेटेड ही आएगा। अगर जीके जीएस का मतलब ये है अगर कंप्यूटर से संबंधित कोई पॉइंट है तो वो पूछा जाएगा। जैसे दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो ऐसी बातें हैं जो पुरानी हिस्ट्री की बातें हैं, कंप्यूटर इतिहास की बातें हैं, वो तो आएंगी आएंगी नॉर्मली। बाकी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से आते हैं, आपके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं लिब्रे ऑफिस उससे आते हैं, फिर इंटरनेट का पार्ट जो है उससे आते हैं, है ना, एआई से आते हैं, तो ऐसे आते हैं। आप पूरा वो समझिएगा, बाकी जीके जीएस को स्पेशली नहीं आता है। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज, लिनक्स, गूगल क्रोम और मैक ओएस। तो विंडोज, लिनक्स, गूगल क्रोम और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? गूगल क्रोम। जैसे इसी सवाल को ले लो, जैसे यहाँ ये सवाल पूछा है आपसे, ये कंप्यूटर का ये सवाल है बट ये इंटरनेट के पार्ट का सवाल है ना? तो इसमें क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब इसे आप जीके जीएस समझोगे क्या? नहीं है ना, बट ये कंप्यूटर से जुड़ा हुआ सवाल है और ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो हिस्ट्री के होते हैं, मतलब वो पहले बीत चुके होते हैं कुछ, और उसके बारे में आज पूछा जाता है। जैसे पूछते हैं कि भाई कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में आईसी चिप आया, कौन सी जनरेशन में एआई यूज किया गया, तो ये सब तो इतिहास की बातें हैं, हिस्ट्री की बातें हैं कंप्यूटर में, है ना, कंप्यूटर साइंस में, तो ऐसे सवाल तो आएंगे आएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गूगल क्रोम आपका राइट आंसर है। विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है और गूगल क्रोम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एक वेब ब्राउजर है। क्या है? एक वेब ब्राउजर है। अब देखो जरा यहाँ पे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है।
आपसे क्या पूछा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य पूछा है। कंट्रोल हार्डवेयर रिसोर्सेस, ये हार्डवेयर रिसोर्सेस को कंट्रोल करता है। मैनेज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, प्रोवाइड यूजर इंटरफेस और ऑल ऑफ द अबव। तो आप मुझे समझाओ जरा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है हमारे कंप्यूटर में, इसका काम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, जैसे विंडोज हमारा क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये क्या करता है, कंट्रोल हार्डवेयर रिसोर्सेस, मैनेज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, प्रोवाइड यूजर इंटरफेस, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है? बताइए जरा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है जो डेवलप किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया है, ये आपसे पूछा है। तो जरा आंसर करो कमेंट बॉक्स में, सही जवाब यहां पे क्या हो जाएगा। यहां पर अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज है। विंडोज किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, विंडोज किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। चलिए, और अगर हम iOS की बात करें तो ये किसके लिए है? iOS ये क्या है? एप्पल मोबाइल फ़ोन के लिए। ये एप्पल मोबाइल फ़ोन के लिए क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर हम मैक ओएस की बात करें तो मैक ओएस ही एप्पल लैपटॉप कंप्यूटर के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में जो GUI शब्द होता है, इसका क्या मतलब होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक GUI बेस्ड होते हैं और एक CUI बेस्ड होते हैं। तो जो GUI बेस्ड होते हैं उन्हें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उन्हें कहा जाता है। और जो CUI बेस्ड होते हैं उन्हें कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के नाम से जानते हैं, या कमांड यूजर इंटरफेस के नाम से भी जाना जाता है। अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम उपयोग किया जाता है? बताइए 24 में कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 24 का आंसर दीजिएगा, इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम उपयोग किया जाता है? तो यहां पर हो जाएगा राउंड रॉबिन, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स कर्नेल पर आधारित है और स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए डिजाइन किया गया है? ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स कर्नेल पर आधारित है और स्मार्टफोन टैबलेट के लिए उसको डिजाइन किया गया है? एंड्रॉइड, iOS, विंडोज फोन, ब्लैकबेरी OS। आपको बताना है इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 25 है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए 25 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, एंड्रॉइड आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एंड्रॉइड आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है? कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम यानी CUI पर आधारित कौन सा है? विंडोज, मैक OS, लिनक्स और एंड्रॉइड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लिनक्स आपका CUI पर भी है एंड GUI पर भी है। ठीक है ना, तो अभी फिलहाल लिनक्स करेक्ट है। और यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये भी याद रखना है। कैसा होता है? ओपन सोर्स होता है, मतलब फ्री में हमें मिल जाता है। एप्पल इनकॉर्पोरेशन द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है? एप्पल इनकॉर्पोरेशन के द्वारा निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया है? बताओ जरा। तो एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने कौन सा डेवलप किया है? मैक OS डेवलप किया है। कौन सा किया है? मैक OS आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर की क्या भूमिका है? डिवाइस ड्राइवर का नाम सुना होगा आपने। तो डिवाइस ड्राइवर क्या होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में? आप देखा होगा आपने, जब भी कोई डिवाइस आप यूज करते हैं, जैसे कंप्यूटर आपने जैसे आप प्रिंटर लाए मार्केट से, और जब आप प्रिंटर को इंस्टॉल करते हैं तो प्रिंटर के साथ में एक CD भी आता है। उसमें क्या होता है? ड्राइवर प्रोग्राम होता है। वो ड्राइवर प्रोग्राम आपको आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है। तो कोई भी अगर हम डिवाइस अपने कंप्यूटर में लगाते हैं तो उसका ड्राइवर प्रोग्राम भी हमें इंस्टॉल करना होता है। तो उसकी क्या भूमिका है? प्रोवाइड अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मैनेज सिस्टम मेमोरी, कम्युनिकेट विद हार्डवेयर डिवाइसेज, शेड्यूल एंड प्रायोरिटीज प्रोसेस। तो जरा बताओ 28 में क्या होगा करेक्ट आंसर? तो आपका जो ड्राइवर प्रोग्राम होता है वो क्या करता है? कम्युनिकेट करता है ना, कम्युनिकेट विद हार्डवेयर डिवाइसेज। हार्डवेयर डिवाइसेज से क्या करता है? कम्युनिकेट कराता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जब तक आप ड्राइवर प्रोग्राम नहीं डालेंगे तब तक आपका डिवाइस काम नहीं करेगा, तब तक प्रिंटर काम नहीं करेगा, ऐसा समझ लो आप, अगर आपने प्रिंटर को यूज़ किया है।
राइटर में फॉन्ट को राइट अलाइन करने के लिए किस मेनू का चुनाव करेंगे? आप जो फॉन्ट लिखा हुआ है उसको राइट अलाइन करते हैं तो क्या होगा? फॉन्ट को अगर आप राइट अलाइन करते हैं तो राइट अलाइन करने के लिए हमें किस मेनू में जाना पड़ेगा? फॉर्मेट में। और फॉर्मेट में जाके हम फिर अलाइन ऑप्शन में जाएंगे और अलाइन में हम क्या करेंगे? लेफ्ट राइट सेंटर अलाइन कर सकते हैं। अगला सवाल है, राइटर में साइड बार को हटाने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो साइड बार को हटाने के लिए कंट्रोल के साथ में F5 प्रेस करते हैं और साइड बार को लगाने के लिए भी कंट्रोल के साथ F5 ही प्रेस करते हैं। चलिए आज का सेशन बस यहाँ तक, और जिनका आज एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आपके जो भी क्वेश्चन रहें एग्जाम में जो पूछे जाएं और जो याद रहें आप हमें यहाँ भेज सकते हैं। 9452299436 पर अपने क्वेश्चन आप हमें भेज सकते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है ताकि क्लास के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। ओके, चलिए थैंक यू सभी बच्चों को, बाकी सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता है आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा और जैसा भी हो कमेंट बॉक्स में आप सबको अवश्य बताना है। थैंक यू।